नमस्कार। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जो आजकल इंटरनेट पर है, इंडोनेशिया की एक पारंपरिक नाव दौड़ का। हाँ, वो जिसमें नाव के बिल्कुल अगले हिस्से पर एक बच्चा नाच रहा है। हाँ वही, बड़ी कॉन्फिडेंस से वो क्लिप तो मतलब वायरल हो गई है। बिल्कुल। हमारे पास ना इस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, तो सोचा कि आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। समझना ये है कि ये पूरा मामला है क्या, ये बच्चा कौन है, और ये जो रेस है पाकू जालूर, ये क्या चीज है, और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया अचानक से। एक शब्द भी सुनने में आया, ऑरा फार्मिंग, इसका भी पता लगाते हैं। हाँ, दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सीन याद है ना, एक लंबी सी नाव पानी में तेजी से जा रही है और आगे वो बच्चा कमाल का बैलेंस और स्टाइल से नाच रहा है। देख के हैरानी होती है। बिल्कुल। वो बच्चा जो है वो असल में एक खास भूमिका निभा रहा है। उसे कहते हैं तुकांगतारी। तुकांगतारी जी। आमतौर पर ये आप समझ लीजिए 10 से 14 साल के लड़के होते हैं। अच्छा। और उनका काम सिर्फ नाचना नहीं है, वो जो दर्जनों पैडलर्स नाव चला रहे होते हैं ना, उनका जोश बढ़ाना, उनमें एक रिदम, एक लय बनाए रखना। ओ। एक चेहरा जो आजकल खासतौर पे वायरल हुआ है वो है रेयान अरकान दिखा। लोग उसे अब द रीपर भी कह रहे हैं। हाँ, मैंने सुना। उसी के उस बेफिक्र अंदाज, उस कॉन्फिडेंस ने दुनिया का ध्यान खींचा है। तो ये तुकांगतारी, ये कोई मतलब नई बात नहीं है, ये उस परंपरा का हिस्सा है। और ये पाकू जालूर क्या है फिर? हाँ बिल्कुल, ये पाकू जालूर का एक बहुत अहम हिस्सा है। पाकू जालूर जो है वो इंडोनेशिया में एक जगह है, रियाऊ प्रांत, सुमात्रा में। वहाँ की सदियों पुरानी पारंपरिक नाव दौड़ प्रतियोगिता है ये। मतलब ये सिर्फ रेस नहीं, गाँव के लिए, समुदायों के लिए इज्जत का सवाल होती है, शान का प्रतीक है। अच्छा। और इसमें जो नावें होती हैं जिन्हें जालूर कहते हैं, वो काफी लंबी होती हैं, कभी कभी 25-40 मीटर तक। 40 मीटर? हाँ, और इन पर 40 से 60 लोग एक साथ पैडलिंग करते हैं। 60 लोग एक नाव पर? जी। ये नावें पेड़ के एक ही तने से बनती हैं अक्सर, और खूब रंग बिरंगे डिजाइन से सजी होती हैं। वाह। तो ये जो तुकांगतारी है, ये सिर्फ हौसला बढ़ाता है या इसका कोई और प्रैक्टिकल काम भी है? इतने सारे लोगों में तालमेल बिठाना तो मुश्किल होता होगा ना? हाँ, यही तो बात और दिलचस्प हो जाती है। ये तुकांगतारी सिर्फ चीयर लीडर नहीं है। अच्छा। उसके जो लयबद्ध इशारे हैं, जो डांस मूव्स हैं, वो पूरी टीम के लिए एक पेस मेकर की तरह काम करते हैं। मतलब उसकी वजह से सब पैडलर्स एक साथ एक ताल में चप्पू चलाते हैं। ओह, ओके। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसके हाव भाव से नाव के कप्तान को दिशा समझने या मोड़ का सिग्नल मिलने में भी मदद मिलती है। सोचिए, इतना शोर, इतना तनाव रेस का, और वो बच्चा आगे खड़ा होकर पूरी टीम को सिंक में रखे हुए है। कमाल है सही में। मतलब ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी टीम का एक फंक्शनल जरूरी सदस्य है। बिल्कुल। तो फिर ये नजारा अचानक दुनिया भर में वायरल कैसे हो गया? इसकी शुरुआत हुई जून 2024 के आसपास। पहले इंडोनेशियन सोशल मीडिया यूजर्स ने ही पाकू जालूर रेस के वीडियोस शेयर करने शुरू किए। अच्छा। खासकर वो हिस्से जिनमें तुकांगतारी नाच रहा होता है, इंस्टाग्राम रील्स पर, टिकटॉक पर। हाँ। कुछ अकाउंट्स हैं जैसे @lenza.rams, इन्होंने इन वीडियोस को काफी फैलाया, और अक्सर इन क्लिप्स के पीछे ना एक गाना बज रहा होता था, मेली माइक का यंग ब्लैक एंड रिच। हाँ, सुना है मैंने वो गाना। उस गाने ने इसको एक अलग ही, वो कहते हैं ना, स्वैग दे दिया। और यहीं से वो ऑरा फार्मिंग वाली बात आई है ना। मैंने ये शब्द सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये आजकल का इंटरनेट स्लैंग है, खासकर जेन जी का। ओके। ऑरा फार्मिंग का मतलब है बिना कोई खास कोशिश किए, मतलब एकदम सहज, नेचुरल तरीके से अपना करिश्मा, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एक तरह की कूलनेस दिखाना। अच्छा, बिना कोशिश के कूल दिखना। हाँ, वही जैसे रेयान और दूसरे बच्चे नाव की नोक पर इतने शांत, इतने कंट्रोल में नाच रहे हैं, जबकि पीछे पूरी ताकत से रेस चल रही है। वो जो कंट्रास्ट है ना, उसी ने लोगों को खींच लिया। उनको लगा कि ये बच्चे बिना कुछ कहे ही अपनी ऑरा, अपना एक प्रभामंडल बिखेर रहे हैं। ये उस ऑनलाइन कल्चर से भी जुड़ता है जहां लोग दिखावटीपन के बजाय असली और सहज लगने वाले कॉन्फिडेंस को ज्यादा पसंद करते हैं आजकल। दिलचस्प है। ये शब्द से अब ये ट्रेंड ज्यादा समझ आ रहा है, और इसका असर तो जबरदस्त हुआ है। मैंने देखा कई सेलिब्रिटीज ने भी इसे रिक्रिएट किया। बिल्कुल। ट्रेविस केल्सी, जो अमेरिकन फुटबॉल स्टार हैं, उनसे लेकर फॉर्मूला 1 ड्राइवर एलेक्स एल्बन तक। हाँ। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी, यहाँ तक कि गोल्फर ब्राइसन डिचेन्यू, कई बड़े नामों ने इस डांस को अपने स्टाइल में करके वीडियो पोस्ट किए। सही। उससे ये ट्रेंड और भी ज्यादा फैल गया। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एक लोकल परंपरा अचानक से ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। इसका इंडोनेशिया और पाकू जालूर पर क्या असर पड़ा है,
असर तो काफी पॉजिटिव रहा है अभी तक तो। अच्छा। इस वायरल ट्रेंड की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों को पहली बार पाको जालूर के बारे में पता चला। इंडोनेशिया की इस खास सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी मिली। रेयान आर्कानदिखा को तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने रियो का टूरिज्म एम्बेसडर बना दिया है। अरे वाह। और उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं जो हैं वो मॉडर्न सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ जिंदा रह सकती हैं बल्कि उन्हें एक नया ग्लोबल मंच भी मिल सकता है। सही कहा। हालांकि ये सवाल भी उठता है कभी-कभी कि क्या इससे परंपरा का जो असली मतलब है वो कहीं कमजोर तो नहीं होता, पर फिलहाल तो ये सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने में कामयाब रहा है। तो कुल मिलाकर एक नाव के अगले हिस्से पर नाचता बच्चा, उसके पीछे सदियों पुरानी पाकू जालूर की परंपरा, ऑरा फार्मिंग जैसा एक नया इंटरनेट शब्द, और इन सब ने मिलकर एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट बना दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जो चीजें बिल्कुल स्थानीय हैं, पारंपरिक है, वो इस डिजिटल युग में अचानक से ग्लोबल लेवल पर प्रासंगिक बन सकती हैं। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के तरीके कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। कैसे एक छोटा सा वीडियो दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों को जोड़ सकता है, भले ही वो उस कल्चर से पहले बिल्कुल वाकिफ ना हो। ये अपने आप में एक गहरा विचार है।